गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप क्लास 10th हिस्ट्री लेसन नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जानेंगे। और इन प्रश्न उत्तरों को समझने के बाद आपका इस चैप्टर का जो सब्जेक्ट कंटेंट है वह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो बच्चों, आज के इस क्लास में आपको अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा, फिर इसके बाद लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा, फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। तो आपका उत्तर होगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये 3 मित्र राष्ट्र थे। दूसरा प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर इसे माना जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है। तो आप सभी जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वीटो का प्रभावशाली अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था। तो उत्तर होगा आलू। आलू की फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व परिवर्तन किया। तो पहला आविष्कार है भाप का इंजन और दूसरा आविष्कार है रेलवे। 6th क्वेश्चन है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। तो इसका क्या कारण है। यह महामंदी के कारण से हुआ था। 7वां प्रश्न है, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की। तो बहुत ही सरल उत्तर इसका है, सभी बच्चे जानते होंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस। 8वां प्रश्न है, उस यूरोपीय देश का नाम बताइए जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी। तो स्पेन ने अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी। 9वां प्रश्न है, भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मदद देने वाले कोई 2 कारक बताइए। तो आपका उत्तर होगा व्यापार, ये पहला कारक है। दूसरा कारक है काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, और तीसरा है पूंजी। तो ये 3 है, व्यापार, श्रम और पूंजी का जो प्रवाह हुआ था, इसी के कारण से भूमंडलीकृत विश्व बना है। 10वां प्रश्न है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि आप लघुत्तरी प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। तो 10वां प्रश्न है, अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में क्या बदलाव हुए। 3 उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो पहला बदलाव हुआ था कि आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में बदलाव आया, उनका भोजन पहले से बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। दूसरा, गुलामों का व्यापार शुरू हो गया। तीसरा, यूरोप में धार्मिक टकराव होते रहते थे, इसलिए हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए। 11वां प्रश्न है कि 19वीं सदी में हजारों लोगों द्वारा यूरोप से भागकर अमेरिका जाने के क्या कारण थे। तो इसका पहला उत्तर होगा, यानी पहला कारण होगा, कार्न लॉ को समाप्त करने के बाद कम कीमतों में सामान का आयात। दूसरा, भयानक बीमारियों का फैलना। और तीसरा, धार्मिक टकराव। फिर 12वां प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योगों के औद्योगिकरण का
ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका पहला प्रभाव था आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन भारतीय कपास के आयात में तेज़ी से कमी आई। ब्रिटेन में भारतीय कपास के आयात में तेज़ी से कमी आई। और दूसरा है भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। और तीसरा प्रभाव है बाद में निर्माण किए गए सूती उत्पादों के निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत से कपास का आयात आरंभ कर दिया। फिर अगला प्रश्न है, व्यापार अधिशेष से क्या अभिप्राय है? भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अवस्था में क्यों रहा? तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले आप जान लीजिए कि व्यापार अधिशेष क्या होता है। तो जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। अब भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अवस्था में ही क्यों रहा? तो इसका कारण है कि 19वीं शताब्दी में बाज़ारों में ब्रिटेन के बने माल की अधिकता हो गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। लेकिन जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी अधिक होती थी और जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था उसकी कीमत काफ़ी कम होती थी। इसलिए ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? ये अगला प्रश्न है। इसका उत्तर है कि युद्ध के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना अब ब्रिटेन के लिए कठिन हो गया। ब्रिटेन को विश्व स्तर पर अब जापान से भी मुकाबला करना था। तीसरा कारण है अमेरिका से लिए गए कर्जे की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्जे में डूब गया। चौथा कारण है कि युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल जब शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी ब्रिटेन में बढ़ने लगी। इसी समय सरकार ने भारी भरकम शांतकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई करने की कोशिश की और ब्रिटेन के इन प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो गए। अब अगला प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी के कारण बताइए। तो इसका पहला कारण है कि महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दूसरा कारण है युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। कीमतें गिरीं तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। तीसरा कारण इसका है कि बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था। चौथा कारण इसका है अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। और इसका अंतिम कारण है हजारों बैंक दिवालिया हो गए। अब आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर होगा कि 1929 से 1934 के बीच का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। तीसरा इसका कारण रहा या प्रभाव, कारण नहीं प्रभाव यहाँ पर आप जान रहे हैं, किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। चौथा, महामंदी शहरी जनता एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक रही।
हालांकि शहरी जनता एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उतनी हानिकारक नहीं थी, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों और काश्तकारों को ही हुआ था। लेकिन फिर भी शहरी जनता भी इससे अछूती नहीं रही और 1931 में मंदी चरम पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को नई दास व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। इस बात का या इस कथन को उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि एजेंट मजदूरों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। दूसरा, एजेंटों द्वारा मजदूरों का अपहरण भी कर लिया जाता था। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थीं। वेतन बहुत कम था। काम ठीक से न कर पाने के कारण से वेतन भी काट लिया जाता था और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार नहीं के बराबर थे। 18वां प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रवाहों का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण आपको पहले भी बताया गया है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई होती है वैश्वीकरण के अंतर्गत। और प्रवाहों की बात की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रवाह कौन थे? तो पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो मुख्यतः कपड़ों एवं गेहूं के व्यापार तक सीमित था। दूसरा प्रवाह श्रम का, जिसमें लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीसरा प्रवाह पूंजी का, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। 19वां प्रश्न है बच्चों, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? तो बहुत ही आसान सा एक प्रश्न है, जिसका उत्तर है कि 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी, जिसमें 44 देशों ने हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। और तीसरा, जो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी वो निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। बच्चों, ये अफीम युद्ध का क्या अर्थ है? चीन पर अफीम युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो जब इंग्लैंड ने चीनियों पर अफीम आयात करने का दबाव डाला तो दोनों देशों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया, जिसको अफीम युद्ध कहा जाता है। और इसका प्रभाव जो है कि बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं कि अफीम का प्रभाव क्या पड़ेगा। चीनियों का शारीरिक व नैतिक पतन हुआ। चीन को हर जाने के रूप में 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़े। बिना किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। तो बच्चों, ये आपके कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस थे, जिनको आपको होमवर्क या होम असाइनमेंट के रूप में लिखना है।